बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज़ हमीद साहब के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत और वज़ीरों को मुल्क की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें ताकि नौजवानों को वसाइल मुहैया किए जाएं जो नौजवान मुल्क को अजीम मुमलिकत बनाएंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को फौजी तहवील में ले लिया गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज भी कर दिया गया है। कोई तो अच्छी खबर आई बड़े अरसे के बाद कि इस मुल्क में, और मैं तो बिल्कुल इस बात पे यकीन रखता हूँ ईमान के हद तक, इंशाअल्लाह इस मुल्क में जो एक दिन इस मुल्क में एहतसाब होगा और वो अक्रॉस द बोर्ड होगा और वो मतलब हर सतह पे होगा। अगर इस लेवल पे एहतसाब हो सकता है तो फिर कोई भी जो है ना अनटचेबल नहीं है। पहली बात है कोई भी अनटचेबल नहीं है। अच्छा, अब इसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल, दूसरी बात यह है कि साबिक DGI सही, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल, हो सकता है उनसे ओहदा वगैरह ले लिया जाए, फिर साबिक DGI सही। ये दूसरी बात, वो जो बात उस दिन हुई थी ना DGI की, जितना बड़ा ओहदा DGI की तरफ से, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो उस दिन मैंने यही बात की थी कि मतलब मेरा जहन पता नहीं क्यों उस दिन करप्शन पे ही गया था कि ये जो है ना, ये मतलब दहशतगर्दी जो है, ये माशी दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक है। आप माशी दहशतगर्द पकड़े तो आप देखेंगे दहशतगर्दी मुल्क में ख़त्म हो जाएगी, उनका पैसा, उनकी बहरहाल। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे, तीसरा ये इसका नुक्ता है। चौथा इसका जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होगा। अच्छा, इससे पहले जो है वो बहुत से मामलात जो फौज के अफसरान के या मुख्तलिफ जो करप्शन केसेस हैं, वो कभी नैब के पास जाते रहे, कभी एंटी करप्शन के पास जाते रहे, कभी इधर जाते रहे। तो फौज ने खुद जो है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया। तो एक बात तो यह कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी रूल ऑफ द लॉ को नजर आता है इसमें। दूसरा आपको ये नजर आता है कि कोई किसी भी जगह पर हो, जो उस दिन भी बात हुई थी इसकी कि फौज में खुद एहतसाबी कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है। पता नहीं उस दिन उन्होंने बात की थी तो मेरा जहन क्यों, मतलब एक देखें मुल्क सबका है ना, आप हाल देख रहे हैं इस मुल्क का क्या हुआ है। मतलब यहाँ पे ये IPPs का किस्सा आया, ये भी मेरा दिल कहता है कि ये भी सारे जो है ना मामलात अपनी अपनी ये ठिकाने लगेंगे सारे। और एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा वो कहते हैं ना कि अपने मतलब या कहते हैं ना, या मुल्क चला लें या अपनी ख्वाहिश मत हो, एक दफ़ा सारे वो अपने कान वो बंद करके, चीज़ें बंद करके, एक कड़ा अक्रॉस द बोर्ड, ना किसी का फ़ोन सुने, ना किसी की सवारी सुने, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कर दें। और ऊपर से नीचे तो तनूर से रोटी चुराता हुआ लड़के को पकड़ के लोग मारना शुरू कर देते हैं, जो मैंने पहले भी बात की थी। उसके बाद बड़ा बदमाश गुजरता है, उसको सारे सलूट मार रहे होते हैं। ये हमारी सोसाइटी का भी तो अलमिया है ना। तो ये जो है इसमें, और फिर ये कि अच्छा तीसरी, एक तो ये 2-3 बातें हो गई जिनका जिक्र किया कि ओहदा, यानी सिर्फ कोर कमांडर नहीं, कोर कमांडर के साथ साथ जो है वो DGI से रिटायर्ड, करप्शन, फौज, खुद एहतसाबी, जो उस दिन बात हुई थी। फिर उसके बाद ये है कि मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट पोस्ट रिटायरमेंट। अच्छा, पोस्ट रिटायरमेंट जो है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट भी, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं ज़्यादा, लेकिन यकीनन जो लोग रिटायर हो जाते होंगे तो उसके बाद उनके ऊपर एक तो ये है ना कि 2 साल तक
मीडिया पे नहीं आते, बात नहीं, वो नहीं, सियासी सरगर्मियाँ नहीं। मेरा ख्याल है उसके बाद भी कोई पाबंदियाँ होती हैं। यकीनन जो फ़ौज के लोग हैं वो मतलब है कि तमाम उम्र उनके ऊपर कोई ना कोई जो है वो पाबंदियाँ होती होंगी। अच्छा, अब ये है कि ये इन्होंने रिटायरमेंट के बाद इन्होंने क्या किया और वो कौन सी सरगर्मियाँ थी, वो अभी हमारे सामने आने बाकी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये एक मकड़ी का जाला है और उस मकड़ी के जाले में अगर आप सिर्फ यहीं से शुरू कर लेना 2017 से, ये 17 में पता नहीं कौन सा किस साल में ये आए थे, मुझे नहीं पता, बहरहाल पहले सी थे शायद, ये क्या पता, मैं नहीं ज़्यादा जानता। लेकिन ये कि आप अगर शुरू करें मिसाल के तौर पे 17 में गालिबन इनकी शायद 16 जब भी, तो वहाँ से आप शुरू करें तो तब से लेके जो है वो ये सियासी शख्सियात आगे पीछे, ये टॉप सिटी का कोई केस था, उसका मुझे इल्म नहीं है कौन से क्या केस था, लेकिन बहरहाल मैं भी सुन रहा था कि ये पैसे मांगे या जो भी कुछ हुआ। एक इसमें एक तो है ना खुशी का पहलू कि ये जो है ये कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं, एक दिन मेरे पास एक इधर ही हमारे ऑफिस में हंसप का दौर था, तो उनके एक वज़ीर आए मेरे पास। अब वो वज़ीर जो है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, वो वज़ीर जो है वो चले गए उसके बाद आईपीपी में। तो उसी दिन इत्तेफाक से ये जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनका फैसला हुआ था शायद इनकी जगह शायद जनरल फैसला, तो वो बड़े एक्साइटेड थे, मेरे पास आए, बैठे आके, तो मैंने कहा और क्या हाल चाल है खान साहब की, क्या ये। अब मुझे ही नहीं पता कि क्या यानी ये इंडिपेंडेंट मुझसे बात करें। अभी वो गिरफ्तार वगैरह नहीं हुए, वो कोई गिरफ्तारी वगैरह उनकी नहीं हुई, ऐसे ही एक आध दिन के लिए कोई उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बस वो हल्की सी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करके, तो ये उन शख्सियात में से। तो मुझे कहते हैं आके कि अच्छा, मैं जिस वज़ीर का बात कर रहा हूँ इसका जुल्फ़ी बुखारी साहब को पता है, क्योंकि दरमियान में जुल्फ़ी बुखारी साहब से भी फ़ोन पे बात हुई थी, वो लंदन में है, वो भी नाम नहीं लेंगे तो मैं भी वो नहीं ले रहा। तो वो जो वज़ीर थे उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर साहब, यार हमारी जान छूटी। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहते यार हमने कहा यार हमारा टाइम आया है, कुछ हम भी कुछ करें, कुछ बनाएं, तो यार ऐसा डीजी ये मैं अंडर ओथ बात कर रहा हूँ। और जुल्फ़ी बुखारी साहब को मैंने आपसे कहा ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वो जाहिर है कि वो बड़ी मुश्किलों से बचा के निकले हैं बाहर अभी। मुझे कहते हैं यार, मैंने कहा यार ये खान क्या हो गया भाई आपको? कहते यार हमारा टाइम आया तो यार वो हमें कुछ खाने पीने नहीं देता डीजी है। सही में मैं परेशान हो गया सुन के। मैंने कहा इस बात पे ये तब्दीली इस बात पे हुई है। मैं कभी नहीं मिला, जो ये हमारे आर्मी चीफ हैं इनसे मैं मेरी कभी कोई मुलाकात इनसे नहीं है, नाम सुना हुआ है। तो मैंने कहा यार ये कैसे? मैंने कहा अरे, कहते हाँ यार ये कोई बात है यार, कहते हैं यार ये ना करो करप्शन, ये हमारा टाइम आया है जरा सा भी तो यार। वो देखो पहले यार इतनी पार्टियां, पीपल्स पार्टी वाले आए, कभी कहा किसी ने आज तक किसी डीजीआई से? अच्छा मैंने कहा यार एक मिनट ठहर जाओ सर, अभी हम बात कर ही रहे थे तो उनके फ़ोन पे जुल्फ़ी की कॉल आ गई, फिर किसी और मौजू पे बात हुई, लेकिन थोड़ी सी वो यही थी। मैंने कहा यार ये 12। अच्छा, तो मैं हैरान हो गया सुन के। मैंने कहा यार एक मिनट, कहते हैं यार वो करता हमारा टाइम आया तो यार ये हमें बताया जा रहा है कि जी आपने करप्शन नहीं करनी, तो आपने ये नहीं करना, तो वो नहीं करना। तो यार इस तरह थोड़ी चलती है हुकूमत, इस तरह थोड़ी काम चलता है। मैं फिर खामोश हो गया सुन के। फिर मेरा कभी कोई वास्ता इससे हट के, ये मुझे याद आई बात, ये अभी जब ये हुआ ना मामला ये वाला, ये टॉप सिटी और ये सारे, क्योंकि बाद में मुझे फिर पता चला कि ये उसमें भी उनके भी कोई प्लॉट्स वगैरह उन्होंने, वज़ीर साहब जो नहीं है पीटीआई में।
लेकिन बात सारी ये है कि ये इसमें तो फिर बाकी पार्टियां भी है ना, अक्रॉस द बोर्ड है ये तो अक्रॉस द बोर्ड है। इसमें और फिर अदारे कैसे फैसले कैसे होते रहे, मतलब एक अगर ये जो भी इसके मुतासरीन थे उनको अदालत से रिलीफ क्यों नहीं मिली। तो मेरा ख्याल है कि ये एक या मेरा गुमान है या मेरा ईमान है, जो भी है, कि ये एक बड़ा, जिसे कहना चाहिए ना कि उसका आगाज़ हुआ है, रंदा फेरने का उसका आगाज़ हुआ है। और इसमें अब बहुत सारे लोग आएंगे, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और अक्रॉस द बोर्ड आएंगे। और जो इसको इसमें कोई एक सियासी जमात भी नहीं आएगी, इसमें सब आएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि एक ख़ास जगह पे जाके ना बहुत सारी शख्सियत एक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, उनके डोनर्स, उनके उसमें मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ताजिर, उसमें ये जो मुख्तलिफ लॉबीज़ बनी हुई हैं, जिनके लिए लफ्ज़ माफिया, जो मुझे हमेशा शक होता है कि ये माफिया का लफ्ज़ जो है ना, ये क्यों इस्तेमाल होता है। ये कुछ अरसे से माफिया का लफ्ज़ जब से इस्तेमाल होने लगा है ना, मेरा ख्याल मुझे चेक करना चाहिए दोबारा कि मेरा जो गुमान है या ईमान है कि ये मुल्क ठीक होगा, ये माफियाज के तो मैं हमेशा जब भी वो माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो शायद किसी और उसमें करते हो, मेरी तो उनसे भी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं एक वो अपनी सोच में पड़ जाता हूँ कि शायद ये जो गैंग्स बने हुए हैं, जैसे ये IPP वाला, ये पता नहीं अब सामने आ गया है तो इनके ऊपर भी हाथ तो पड़ेगा, मुझे यकीन है। लेकिन ये है कि ये और कौन सी एक्टिविटीज़ थी वो सामने आएंगी, प्लस ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्लस ये कि नैब के हवाले नहीं किया इधर उधर के, कहीं आगे कोई बचने बचाने का चांस हो, और फिर ये है कि ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, और फिर FIA भी नहीं, मतलब फ़ौज ने अपनी तहवील में लेके एहतसाब शुरू कर दिया। तो ये जो है, ये इससे ये पता चलता है कि कोई भी शख्स कहीं पर किसी भी ओहदे पे बैठा हो, वो जो है वो यानी एक तरह से खुशी भी है कि भाई ये हो रहा है, लेकिन एक तरह से थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अफसोस भी है कि इस तरह की शख्सियात इन ओहदों पे कैसे पहुँचते कैसे हैं। तो एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस किस्म की शख्सियत को और भी हर अदारे से, हर जगह अक्रॉस द बोर्ड, और ये एक दफ़ा टूटेगा ना ये मकड़ी का जाला, तो अब देखें मुल्क कैसे आगे निकलेगा। ठीक है ना। तो ये कि ये बिस्मिल्लाह हुई है, मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि इसके बाद जो है ना, अगर फ़ौज ने अपने बंदे को नहीं छोड़ा तो बाकियों को छोड़ेगी फ़ौज। ये बात हम चुपके उठाते रहेंगे कि बाकी लोग भी तो बैठे हैं। और IPPs, ये पेपरा का भी कोई चक्कर आज सुन रहा था मैं, और बहुत सारे मामला चल रहे हैं। तो ये है कि ये मुल्क अगर ठीक होना है ना, तो फिर एक दफ़ा जो है ना, एक दफ़ा। दूसरी जो बात है, तो बड़ी एक मेरे ख्याल से यादगार दिन है ये आज का पाकिस्तान की तारीख में। दो बल्कि बैक टू बैक अच्छी खबरें आई। एक तो अशद वाली और दूसरा ये कि एहतसाब का कड़ा अमल। लोग उसको बड़ा लाइटली ले रहे थे। मैं भी उस दिन सोच रहा था कि काश ये जो माफिया का लफ्ज़ है ना, और ये कि ताकतवर, और ये कहीं काश जो है ना ये खुद एहतसाबी वाली बात कुछ हो जाए तो वो हो गई बस। अब कोई अच्छी घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई। तो ये कि अक्रॉस द बोर्ड एक दफ़ा अकाउंटेबिलिटी हो जाए ना सख्त। और इसमें दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ ना, वो भी बड़ी ज़रूरी है कि ये लोग पहुंचे कैसे यहाँ पे। ये मैं सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहा, बाकी जगहों पे ये जो ऊपर बैठे होते हैं लोग सारे, ये वहां पहुंचते कैसे हैं, तो कैसे पहुंचते हैं उस जगह पे। मतलब बड़े जबरदस्त ब्यूरोक्रेट्स, आपको पता चलता है कि वो यार क्यों था यार, वो यार शरीफ आदमी था, शरीफ यानी उसकी बुराई बन जाती है, शरीफ आदमी था यार, वो फारिग हो गया, और जो करप्ट आदमी था वो ऊपर तरक्की करता। कि कैसे, सबकी बात नहीं कर रहा मैंने, लेकिन ये हो रहा है ना माशरे में। इसी तरह से यार वो देखो ना कितना यार वो भाई, ये मतलब नाअहलियत, करप्शन, नाअहलियत, वही जो मैं हमेशा बात करता हूँ, ये वो सामने आ रही है ना। नाअहलियत, करप्शन, कैसे प्रमोशन हो गई इस लेवल पे और इस ओहदे पे। और जब आखिरी गवर्नमेंट जब जा रही थी खान साहब की,
तो सारे वहाँ पे लोग बैठे थे, तो मैं भी था वहाँ पे, और वहाँ पे फवाद चौधरी साहब थे, शहबाज गिल साहब थे, मीडिया बहुत सारे हम लोग बैठे हुए थे जो आखिरी। तो यही सवाल बार बार उठ रहा था जनरल फैज़ के वाले, जिसकी तरदीद हो रही थी। फिर कोई, मैंने नहीं पूछा सारे लोग ये जनरल फैज़ बनेंगे आर्मी चीफ, हाँ साहब कह रहे हैं मैंने नहीं बनाना। तो फिर किसने बताया? फिर दूसरा सवाल करता था, फिर तीसरी बात होती थी, एक ही सवाल इतनी दफ़ा। वहाँ पे सबको जो है ना, मीडिया जितना बैठा था उसको यकीन था, और उसको बताने वाले भी जो है कमाल की बात है, वो पीटीआई की शख्सियात थी। यार देखें ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो पता नहीं। अच्छा, उसमें से 99% छोड़ के चले गए दूसरी पार्टियों में। तो ये बड़ा जो है ना एक अजीब सा मामला है। बाला अच्छी खबरें, अच्छी खबर। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि एक बड़ी जंग का ख़तरा फिर दोबारा सर पे आ गया, और वो ये हुआ है कि जो पिछले 24 घंटों में, इससे पहले तो ये था कि शायद वो जो प्रेसिडेंट बाइडन ने अमीर कतर से बात की है, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह सीसी हैं, उनसे बात की है, और उसके बाद ये है कि जुमेरात से जो डायलॉग है वो दोबारा शुरू होने वाला है, मुज़ाकरात जंगबंदी के हवाले से, और सारे जो मामला पहले तय हुए हैं, इतने कैदी छोड़ेंगे और इतने उधर से ये रमाली छोड़े जाएंगे और ऐसे होगा, और फिर 2 रियासती हल की तरफ। तो लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि कल दिन से और शाम से किसी वक्त ये है कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो गालिबन अमेरिकन के पास भी थी और वो इसराइल के पास भी थी और बाकी मुल्कों के पास भी थी, वो ये कि ईरान स्ट्राइक करेगा, और वो मैसिव स्ट्राइक करेगा इसराइल पे, और वो जो है वो अपने मुनासिब वक्त पे करेगा, जब वो खुद फैसला करेगा तो उस वक्त करेगा। वो जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा था ना कि 24-48 घंटों में हमला होने वाला है, उन्होंने तो बता भी दिया था। तो वो बात जो है वो मौजूद है कि वो ईरान ने अटैक करना है, और जो अप्रैल का अटैक था उससे कहीं ज़्यादा करेगा। अप्रैल का अटैक में तो ये हुआ था कि बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल और रॉकेट्स फायर किए थे ईरान ने, लेकिन वो इंटरसेप्ट हो गए थे। तो कल जो है वो फिर उसके बाद जब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई सामने, तो फिर कल जो है वो अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस जो लॉयड ऑस्टिन है, उनकी इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट से उनकी बात हुई। अच्छा, बड़ा अनयूजुअल है ये अलामिया जो है ना, जो प्रेस रिलीज है, ये सेकंड स्लाइड अगर हम दिखा सकें, ये बड़ा अनयूजुअल है। कम इस तरह से इतने साल हम देखते हैं प्रेस रिलीजेस को, बल्कि दहाइयों से देख रहे हैं अब तो। बड़ा रेयर होता है इस तरह से प्रेस रिलीज जारी हो, और इसमें प्रेस रिलीज में इस लिहाज से थोड़ी सी रेयर है कि ये तो ठीक है ना कि उससे गैलेंट से बात हुई। अच्छा, अब्राहम लिंकन जो कैरियर है इसको, जो कि F-35 तैयार हैं जिस पे, और जिस पे जो सेंट कॉम के इलाके में मौजूद है, वो वहाँ से USS थियोडोर रूजवेल्ट के साथ जो है वो उसको ऑलरेडी ज्वाइन, यानी 2 अब कैरियर्स होंगे। एक मेरे ख्याल से इसमें से एशिया पैसिफिक में है, तो वो जो है वो अब्राहम लिंकन जो है वो एशिया पैसिफिक में है। अभी इसमें नहीं लिखा, लेकिन मेरी जो इतलात है वो ये कि एशिया पैसिफिक में है, तो वहाँ से वो आएगा और वो यहाँ पे आगे ज्वाइन करेगा। अच्छा, ये मेडिटेरियन सी में खड़ा है, US जो रूजवेल्ट है। तो अच्छा, उसके बाद लेकिन जो दूसरा इसमें है ना कि सेक्रेटरी हैज ऑर्डर्ड द USS जॉर्जिया, ये मैंने बड़ा कम देखा है प्रेस रिलीज में कि USS जॉर्जिया जो है, यानी जो न्यूक्लियर सबमरीन जो है और जिसके ऊपर मिसाइल्स भी हैं, वो सेंट्रल कमांड के रीजन में भेज दी गई है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि जो सबमरीन्स हैं उनके बारे में प्रेस स्टेटमेंट्स नहीं आती। प्रेस स्टेटमेंट्स में जो कैरियर्स हैं उनका बता दिया जाता है, फौज का बता दिया जाता है। सबमरीन्स का यूजुअली मतलब बहुत कम, कहीं मेरे ज़हन में नहीं आता कि सबमरीन्स की जो मूवमेंट है वो भी बताई जाए। तो सबमरीन जो है, जो बड़ी सबमरीन है इनकी, ये जो अगर हम देखें इस सबमरीन को, तो ये एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन USS जॉर्जिया फर्स्ट अगर हम देखें तो ये बड़ी इनकी
ये वैसे तो पुराना इसका 1976 से ये है, लेकिन उसके बाद ये 79 और फिर आगे और फिर ये अपडेट होती रही, और फिर इसका जो मतलब ये बहुत इनकी लेटेस्ट जो है ये सबमरीन है, और उसको इन्होंने कहा कि ये जो है ये मूव करेगी और ये यहाँ पे आ जाएगी। अब इसराइल के डिफेंस में होगी कैसे? इसराइल उधर से ईरान अगर फायर करेगा तो ये ईरान पे अटैक करेंगे, या ये है कि रास्ते में अरब मुल्क इंटरसेप्ट कर रहे होंगे इनके साथ, मतलब क्या सिनेरियो बनेगा? हिजबुल्लाह जो है, एक रिपोर्ट ये भी है कि हिजबुल्लाह, अच्छा हिजबुल्लाह तो वैसे भी तो शुमाली, अच्छा हिजबुल्लाह ने जो उनकी जो अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं ना, वो इसराइल नहीं कह रहे। ये एक बड़ी तब्दीली आई है पिछले 48-72 घंटों में। वो इसराइल नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मकबूजा शुमाली फ़लस्तीनी इलाकों पे हमने ये जो है मतलब एक नई, वो इससे पहले वो सहूनी रियासत और इसराइल और ये सारा, अब वो कह रहे हैं मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पे जो है वो हमने यहाँ से रॉकेट फायर हुए, उधर से फायर हुए। तो ये जो टर्म है ये एक नई टर्म वहाँ इस्तेमाल हो रही है, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके। तो हिजबुल्लाह और ईरान अलग अलग भी कर सकते हैं। अच्छा, ईरान में मैं वक्फे जाने से पहले आपको बता दूं, उनके वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर गए हैं। वो बड़े ज़बरदस्त आदमी जवाद ज़रीफ उनके वाइस प्रेसिडेंट, जो पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर भी रहे और जो कि न्यूक्लियर डील में भी थे, और फिर उससे पहले वो यूनाइटेड नेशंस में भी सर्व किया है। वो वाइस प्रेसिडेंट इसलिए रिज़ाइन कर गए हैं कि जो कैबिनेट आई है वो शायद उनको उस कैबिनेट पे इतराज़ है, जो 19 रुकनी कैबिनेट है ईरान की, तो वो उस पर वो रिज़ाइन कर गए हैं वो। और ये भी कुछ अजीब सी बात, क्योंकि जवाद ज़रीफ बड़े अच्छे मुनासिब थे, उनसे इतना ऐसा रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने आज रिज़ाइन कर दिया वाइस प्रेसिडेंट। बहरहाल वो कैबिनेट वगैरह आ जाएगी, एक पोस्ट भी इसके ऊपर भी कोई दूसरा शख्स आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ईरान जो है वो हमला, अच्छा साथ ही हमास ने ये कहा है कि हम जुमेरात को मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। और हम शरीक क्यों हों? क्योंकि जो मामला हमारे साथ कर रहे थे वो तो कर दिए, अब हम जाते हैं और जो करना है करो, अब हम मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। इसराइल पहुंचेगा, शायद अमेरिकन पहुंचेंगे, बाकी पहुंचेंगे। जो हम बात कह चुके थे वो बाइडन की बात और वो जो सिक्योरिटी काउंसिल वाला मुआहदा, उस पर इम्प्लीमेंट करो, हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। और ये कि हम यहाँ से जो मतलब इन्होंने बाइकआउट कर दिए, जाने से इनकार कर दिए दोहा या इजिप्ट, और उधर जो है वो ईरान की और हिजबुल्लाह की तरफ से ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि वो मैसिव अटैक करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, कौन सा वक्त होगा, क्या उधर से पूरे अमेरिका ने दुनिया भर से अपनी फौजें भेजनी है मशरिक़ वस्ता में। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, अब वक्फा लें तो फिर उसके बाद बात करें। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और ये बड़े पैमाने पर एहतसाब की तरफ पहला सफ़र है। मुझे तो ये ऐसे ही लगता है, मैं तो इसकी ऐसे ही इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, क्योंकि देखें ना, वायलेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट पोस्ट रिटायरमेंट, तो ये कोई अमरूद तो नहीं तोड़ते होंगे ना जाके, ये कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जो कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। तो एक तो वो इनके ऊपर जो चार्जेस है ना वो अलग है। अब वो क्या सरगर्मियां हैं, किन के साथ थी, किन लोगों से रब्ता था, क्या था। मैंने कहा ना, अकेले अमरूद के दरख्त पे चढ़ के तो अमरूद तो नहीं तोड़ते होंगे ना, कोई लोग होंगे ना साथ। तो देखना ये है कि सब पे हाथ डाला जाता है या यहीं पे बात रुक जाती है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि एक, क्योंकि देखिए पैरेलल चीज़ें 2-3 सामने हमारी खड़ी हैं। अब ये इनके ये जो इन्होंने इधर किया, ये कर रहे थे, ये जो टॉप सिटी है जो चल रहा है, आम आदमी का तो इससे ताल्लुक नहीं है। आम आदमी का तो उस मकड़ी के जाले से ताल्लुक है जिस मकड़ी के जाले में कहीं IPPs भी घुसती हैं, कहीं ये बड़े बड़े जो आपके जो इस मुल्क की एलीट क्लास है वो भी घुसती है, ये भी उन्हीं का हिस्सा। ये अकेला आइसोलेशन में खला में तो नहीं काम कर रहे होंगे ना, एक पूरा का पूरा। और फिर वो इससे वो इधर से वो इधर से वो उसका जानने वाला, वो उसका आगे पीछे, और फिर ये इनको इंसाफ नहीं मिलता। तो हमारे अदलिया के निज़ाम के ऊपर, इंसाफ के ऊपर भी सवाल उठते हैं ना कि लोग गए और फिर क्यों उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें काफ़ी सारे अदारे
ब्यूरोक्रेसी भी इसमें आएगी। इसमें कहीं ये सवाल भी उठेगा कि भाई ये इनको अदालतों से इंसाफ क्यों नहीं मिला, अदालती निज़ाम कैसा है, फिर ये लोग कौन किन किन से राब्ते में थे। वही मैंने कहा ना, पोस्ट रिटायरमेंट वाली जो बात है ना, ये भी एक सिग्निफिकेंट है। तो मेरे लिए तो ये इसलिए कि मुल्क में कभी ना कभी तो होना है। अब ये किसी आप सियासतदान को पकड़ लिया, रेफरेंस बन गया, छुट गए, फिर सियासी आगे पीछे। सबसे पहले ये शाहिद खान अब्बासी बात करते हैं, मुझे नहीं पता किस उनकी क्या नुक्ता नज़र है, उन पर खुद केस बने क्या नहीं बने। नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे नैब के ऐसे अफसरान को जानता हूं जो रिटायर होने के बाद अपने मुलजिमान के साथ कारोबार करते हैं। यानी वो कहते हैं कि यार एक मिनट हट जाओ यार, मेरे बस किस्मत अच्छी थी, एक बड़ी पार्टी के ऊपर मुझे लगा दिया तहकीकात करने के लिए, थोड़े दिनों के बाद मुक मुकाव के छुट गया, वो उन्हीं के पार्टनर बन गए, फिर उन्हीं के साथ जॉब करने लगे। तो ऐसा भी हुआ है नैब में जो है ना। तो ये एक बड़ा, ये जैसे हुआ है ना, ये इस तरह से अगर चले और सीधा और नजर आए होता हुआ लोगों को, ये नजर आ रहा है कि खामोशी से भी हो सकता था। तो ये जब ये नहीं बचे तो फिर बाकी लोग कहाँ बचेंगे। लेकिन अब इसके साथ आईपीपी का क्या ताल्लुक है? आईपीपी से 1994 से चल रहा है मामला, कई मामला एक साथ चल रहे हैं। तो मुझे, मैंने कहा ना, मेरा गुमान है या मुझे यकीन है या मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह ये मुल्क ठीक होगा और ऐसे ही ठीक होगा जिस पहला कदम रखा गया। महमूद अब्बास रशिया पहुंच गया आज इस पूरी तलखी में, फ़लस्तीनी सदर। और वो जो हैं, ये वही महमूद अब्बास हैं जिनके बारे में एक ज़माने में कहा जाता था कि वो काम ही रशियंस के लिए करते हैं। और ये सारा PLO 68 में जब गए थे, मेरे ख्याल से जमाल अब्दुल नासिर पहली दफ़ा वो यासिर अरफात को सोवियत यूनियन ले गए थे। लेकिन फ़लस्तीन और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात जो हैं पुराने कोल्ड वॉर दौर में। लेकिन बहरहाल ये है कि इन्होंने अप्रैल में जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने बुलाया था अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में, जब ये हमास फतह और इस्लामी जिहाद की मीटिंग हुई थी, चाइना में उसके बाद हुई थी। तो वहाँ पर ये 14 तारीख तक महमूद अब्बास वहीं पे रहेंगे। अच्छा, ये तो थिएटर बहुत बिगड़ गया है, ये जो वॉर थिएटर है, ये जो जाहिर है कि जंग की इस्लाम में अब थिएटर ही कैसे बहुत एक फैला हुआ थिएटर है। जो एक वो वेनेजुएला में आग लगी हुई है, एक वो बरतानिया में हंगामे नहीं ख़त्म हो रहे, वहाँ पे उस पर बात करेंगे किसी वक्त। और साथ ही ये जो है ये ईरान की तरफ से अटैक होने जा रहा है, और वो टॉक्स अब होती हैं नहीं होती क्या है उससे कतई नज़र। वो कह रहे हैं भाई आपने करनी है, हमने तो कह दिया था जो कहना था। हमास की तरफ से ये नुक्ता नज़र है, अब आपने मुआहदा करना है, करें क्या, बुलाते हैं बार बार, फिर नेतन्याहू खड़ा हो जाता है। तो हम जो है अपना हिसाब किताब हमें इस मुज़ाकरात से अलग रखें। देखना ये उनके बगैर मुज़ाकरात होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। उन्होंने कहा बस इम्प्लीमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि आपने अमल दरामद कर दी, अब ख़त्म बात होगी, हम क्या बार बार आते हैं वहाँ पे। दूसरी जो बात है वो ये है कि अदानी ग्रुप आज उसके जो शेयर्स हैं, ये राइटर्स 19 स्लाइड $2.4 बिलियन वाइप्ड ऑफ अदानी शेयर्स, हिंडनबर्ग एलिगेशंस। और मैं आपको ये बात बताऊं कि इसमें मज़ीद बहुत बड़े कारोबारी जो बड़ी कारोबारी शख्सियात इंडिया की गिरफ्त में आने वाली हैं आने वाले दिनों में। यानी ना वो अदानी ग्रुप से कम भी, और अदानी ग्रुप के बराबर के जो और ग्रुप्स हैं वो भी उनके ऊपर भी बैनुल अक़वामी अदारे हाथ डालने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो ये अदानी ग्रुप का खाली मामला नहीं है। अदानी जो हैं उन्होंने, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है 20 स्लाइड, उन्होंने कुछ अर्से पहले अच्छे वक्तों में जब उनके नहीं था तो उनके पास दौलत कितनी थी, आप ये देखें ज़रा, एक सिर्फ अदानी ग्रुप के पास, ये 20 स्लाइड ब्लूमबर्ग, $213 बिलियन, $213 बिलियन उन्होंने ये तय किया था कि उनके बेटे, और कौन से दो बेटे हैं उनके, दो बेटे और कजन्स के दरमियान जो है ये दौलत किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी, $213 बिलियन। तो ये वाइप आउट होते गए, पैसे वाइप आउट होते गए। 2018 में 18-19 में इनके पास थे इतने पैसे, उसके बाद वाइप आउट होते गए, शेयर्स गिर गए। अब ये मेरे ख्याल से और भी कंपनीज के ऊपर आज बीजेपी ने कहा कि इसके पूरी साजिश के पीछे सोरोस ग्रुप है और ये और वो सारा।
बहरहाल वो असल मसला ये है जो मैंने कल भी बात की थी कि ये जो है देखें, ये कोई एक प्रॉपर एक मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, बड़े उसका मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर एक सेटअप बना हुआ है, समझ नहीं आ रही कि क्या कौन क्या, मतलब एक मुल्क है पूरा, उसका पूरा डिप्लोमेटिक विंग काम करता है, फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी, एक इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, फौज है बहुत बड़ी, न्यूक्लियर पावर, इंडिया प्रॉपर एक, ये कैसे पॉसिबल है कि ईरान का आपको नहीं पता, अफगानिस्तान का नहीं पता, जो कल भी मैंने बात की थी, आपको म्यांमार का नहीं पता, आपको उधर से वो नेपाल में क्या हो रहा है उसका नहीं पता, तो उधर से वो चाइना आ गया, मतलब कैसे पॉसिबल है ये, मतलब अच्छा वनी निकल रहा है, अमर साले आ जाएगा उसकी जगह, कैसे, मतलब एक, ये बांग्लादेश तो पूरा आपकी यानी वो जो है, वो जो कहते हैं ना कि अपने वो नजर रखें सामने, तो बांग्लादेश में, और अचानक थोड़ी हुए इवेंट्स हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पहले गए थे उस वक्त नारे लग रहे थे इंडिया आउट इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या वहां पे क्या सिचुएशन है वहां पे। तो अब वो हसीना वाजिद जो है उन्होंने वो नहीं चली बात, ज़्यादा सेंट मार्टिन आइलैंड वाली बात आगे नहीं चली वो बात, अमेरिका वाली बात आगे नहीं चली, और वो डाई डाउन हो गई, पूरी दुनिया में ही डाई डाउन हो गई, बांग्लादेश में हो गई, इवन इंडिया में भी हो गई। और अब ये है कि व्हाट नेक्स्ट, तो उसमें उनकी तरफ से जो है वो आज बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा है कि अगर हमें जो हमारी जो मिनिस्ट्री है, लॉ की मिनिस्ट्री और जो लॉयर्स हैं उनकी तरफ से हमें कहा गया तो हम हसीना वाजिद को दोबारा मांग लेंगे, मतलब उनकी डिमांड हम कर देंगे कि वो हमें, ये टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये 23rd स्लाइड, वो कहते हैं कि जी हम मांग लेंगे, मुतालबा करेंगे इंडिया से कि हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए, और इसमें जो है अगर हमें कहा गया, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं और बाकी जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी तरफ से कहा गया तो हम इंडिया से वो मांग लेंगे कि हमारे फ्यूजिटिव को या वो शख्सियत जो हमारे मुल्क में कत्लेआम में मुलविस है और मतलब यहाँ पे मुकदमा चलाने है, तो कैसे अपने फ्यूजिटिव को कैसे इंडिया में रखा हुआ है। तो अब इंडिया के लिए भी एक मेरे ख्याल से मसला होगा कि अगर वो सरकारी तौर पे इंटरिम गवर्नमेंट मांगती है वहाँ से, या उनकी सुप्रीम कोर्ट कहती है, या जो भी अदालतें उनकी कहती हैं कि हम पकड़ के लाएं, तो फिर इंडिया उस सूरत में क्या करेगा। और दूसरी बात है वो ये है कि ये इसमें ख़ुद एहतसाबी का अमल बड़ा ज़रूरी है। ये जैसे आज हमारे यहाँ होगा, शुक्र है, अल्लाह करे कि ये आगे बढ़े और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो तमाम अदारों में, मुल्क आगे निकले। और शुरू भी यहीं से हुई है जहाँ से आप कह सकते हैं आदमी के भाई अनटचेबल, सबसे ज़्यादा अनटचेबल तस्वुर, मतलब बहरहाल। तो ये है कि ये और जगहों पर भी मेरे ख्याल से मामला जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो ताने बाने हैं मकड़ी के जाले हैं ना, फंसी हुई है कौन, फंसी हुई है सारी, उसको एक दफ़ा ख़त्म करना चाहिए, बजाय इसके कि पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन लोगों की और ये और अच्छा। और पॉलिटिकली भी कहाँ बेचारे नॉन पॉलिटिकल लोग भी तो रगड़े में आते हैं, जो सियासी नहीं होते, कारोबारी शख्सियात, बाकी आगे पीछे, ये टॉप सिटी वाला मुझे पॉलिटिकल तो नहीं था, पैसों का था, तो वो मतलब बहरहाल जो भी। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी बात यह है कि वो यहाँ सारी तवज्जो चली गई, वहाँ पर जो है वो फ़ौज ने ये कहा है, फ़ौज जाना शुरू हो गई है वापस, और पुलिस आना शुरू हो गई है सड़कों पे बांग्लादेश की, और ज़िंदगी नॉर्मलाइज होनी शुरू हो गई है। और ये है कि अब उनके अंदर रिफॉर्म्स और ज़ाहिर संभल रहा है मुल्क, लेकिन आप देखें कि अनारकी की तरफ नहीं गया बांग्लादेश जो है। वो जैसी हसीना वाजिद जो अनारकी का सबब थी, वो जैसी मुल्क से गई हैं तो मुल्क एकदम से सुकून से आ गया। और दूसरी बात क्या पता चलती है, दूसरी बात ये पता चलती है कि ये जो होती है ना फिगर्स, नंबर्स, तरक्की हो गई, ये हो गया, वो लोगों की बेचैनी, वो कहते हैं ना पब्लिक पल्स क्या है, लोग कितने खुश हैं, लोग नीचे क्या सोच रहे हैं, लोग खुश नहीं थे। वो मोहतरमा का ख्याल था कि मुझे ये G20 बचा लेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। उसको चाइना ने बाय आउट किया, ना अमेरिका ने किया, ना रशिया, किसी ने, कहीं दुनिया में कहीं आपने किसी एक की तरफ से बात सुनी गई हसीना वाजिद के साथ जाती हो रही है यार, नहीं, पब्लिक, हालांकि एक ऐसा बड़ा इक़दाम उठाया गया है जो एक तरह से आप समझे, लेकिन माशाल्लाह भी नहीं है, तो वो जैसे तैसे करके उन्होंने अपने मुल्क को संभाला है डॉक्टर यूनुस ने। लेकिन यह है कि ये
अल्लाह करे कि ये मामलात आगे जो ये बात जो है ना क्रिश्चियन स्टेट बनेगी और ये बनेगा, वो तो एक अजीब सी बात हुई है, उसको भी ज़्यादा मेरे ख्याल से बायोट नहीं किया। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि वो मणिपुर और बाकी जगहों पे जो मसाइल खड़े हैं उन मसाइल को एड्रेस किया जाए। रेफ्यूजीज़ का मसाइल है, क्राइम है, कैसे जैसे तैसे करके उसमें बैनुल अक़वामी अदारों को इन्वॉल्व किया जाए, मुल्कों को इन्वॉल्व किया जाए। थोड़ा सा ये जो होता है ना कि सबको सब मतलब सब बुरे हैं, सब गलत हैं, सब गाली, मतलब बैनुल अक़वामी अदारों को जो भी नारकोटिक्स को डील करने वाले हैं उनको बुला के कि भाई ये देखें रेफ्यूजीज़ का इशू है ये ऐसे, ताकि वहाँ पे मज़ीद आग ना लगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मतलब सुनना भी तो ज़रूरी है ना कि बात सुनी जाए। तो मेरा ख्याल से ये मैंने काफ़ी लोगों से मेरी इंडिया में जो कुछ दोस्त अहबाब हैं उनसे बात हुई, तो वो इस बात को बिल्कुल रियलाइज़ करते हैं कि ये बिल्कुल इसलिए कि ये जब तक डिबेट नहीं होगी, जब तक बहस ही नहीं होगी किसी बात पे, ये डिस्कशन ही नहीं होगा कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, कि हमारा डिस्कशन नहीं हो रहा पाकिस्तान में, कितना डिस्कशन नहीं, पहले तो उस वक्त और होता था, फिर ये हुआ है कि वहाँ से लोग कैसे आ गए, देखे ना वो लोग कैसे आ गए, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं थी, क्या था, तो खुद एहतसाबी अपने लोगों की मतलब उसमें अपनी ही हो रही है ना। हम उनसे तो नहीं पूछ रहे अफगानिस्तान वालों से कि आप क्यों आ गए, हम यहीं पर अपने लोगों से पूछ रहे हैं ना कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं की थी, आपने कैसे आने दिया था, कैसे यहाँ पे। तो बात यह है कि जब खुद एहतसाबी नहीं होगी तो मुल्क तो आगे नहीं चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई बहुत परफेक्ट हो गए हैं और हर चीज़ ठीक हो गई है, लेकिन ये कि ठीक होने की तरफ एक कदम भी उठाएंगे अच्छी नीयत से तो फिर अल्लाह ताला मदद करेगा। नीयत ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है कि मुझे तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और मेरी ये भी दुआ है कि ये जंगबंदी हो और ये कत्लेआम ख़त्म हो, और जो गज़ा में जारी है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देखें कि अगस्त आ गया, सितंबर अक्टूबर, साल हो जाएगा, 2 महीने रह गए, 10 महीने से वहाँ पर इतनी सी पट्टी में 20 लाख लोग टोटल, और वहाँ पर 10 महीनों से कितने मिसाइल, कितने बॉम्ब, कितने रॉकेट, कितने टैंक, क्या कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। तो देखें अगले चंद दिनों में क्या होता है, ईरान किस तरह रिएक्ट करता है या थोड़ा सा डिले करता है, और हिजबुल्लाह किस तरह उनका क्या फैसला होता है फाइनल, और उसके नतीजे में टॉक्स तो बढ़ेंगी आगे, क्योंकि वो तो फिर उसमें तो फिर मतलब अगर ईरान ने अटैक कर दिया तो क्या टॉक्स नहीं होंगी, जंग चल मतलब नहीं। वो अपनी जगह है, हमास का फैसला, हमास ने कहा है कि हम मुज़ाकरात से अलग नहीं हुए, लेकिन ये कि जो बात हमने कर दी थी प्रेसिडेंट बाइडेन ने, वो बात हो गई बस। अब हम क्या करेंगे वहाँ, हम आते हैं बात करने, पीछे आप यहाँ पे कत्लेआम शुरू कर देते हैं। तो देखें अगले 24 से 48 घंटों में क्या खबर आती है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।